दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, जी हां, लेकिन यूपी सरकार इसके खिलाफ है। कल हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, लेकिन योगी सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अदालत के फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर हड़कंप। आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश। यूपी का लॉकडाउन से इनकार। कोरोना की मार से देश का सबसे बड़ा सूबा बेहाल है। कोरोना लगातार पैर फैला रहा है, रोज लोगों की जान ले रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ भगवान भरोसे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मौजूदा हालात पर सरकार को जमकर फटकार लगाई। सूबे के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फरमान जारी किया। ये शहर हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कोरोना से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नाइट कर्फ्यू आंख में धूल झोंकने वाला है। ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। वीआईपी सिफारिश पर भर्ती हो रहे हैं मरीज। अंकुश नहीं लगा तो सिस्टम बैठ जाएगा। हाईकोर्ट की फटकार यूपी सरकार को नागवार गुजरी। सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार करते हुए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। आज योगी सरकार सबसे बड़ी अदालत का रुख कर रही है। यूपी सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, जीवन के साथ आजीविका का भी ख्याल रखना होगा, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत भर्तियों की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जा रही है। इसके साथ साथ नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना कर एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने का जो एक अभियान चलाया गया था, उसको और तेजी लाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का उपलब्ध कराया जा सके। यूपी में हाल बेहाल है। 24 घंटे में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में इस महामारी ने 167 लोगों की जान ले ली। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल है कि इससे निपटा कैसे जाए। योगी सरकार लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ना भी जरूरी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण ज्यादा हो रहा है और पहले के मुकाबले अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। लोग ऑक्सीजन की कमी से लड़ते हुए अस्पतालों के दरवाजों तक पहुंच रहे हैं। डिमांड ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी की खबरें तमाम राज्यों से आ रही है। ऐसे में भारत का ऑक्सीजन लेवल क्या है, इसे बढ़ाने और मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के रास्ते में चुनौतियां क्या क्या हैं, देखिए। एक एक सांस में सदियों का सफर काटते हैं। खौफ के शहर में रहते हैं, सो डर काटते हैं। हर एक सांस पर जैसे किसी का कर्ज है, हर एक सांस की बोली लगी है। ऐसा ये मर्ज है। ऑक्सीजन, प्राणवायु, सांस न तो सस्ती है, न कोरोना के समय में भरपूर मिलती है। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर? जी जी। कितना मिल पा रहा है? मैम अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं, तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है? हो पा रहा है मैम। हाँ। कितनी खपत हो जा रही है? कितने पेशेंट जैसे हैं? मैम जैसे 4 पेशेंट है तो 6 सिलेंडर यूज हो पा रहे हैं। 4 में 6 यूज हो जा रहे हैं, बड़े वाले। और 36 घंटे का सप्लाई यूपी में कहा गया है कि रहना जरूरी है। तो मैम 18 घंटे चलता है वाला सिलेंडर बड़ा वाला। हाँ। 36 घंटे नहीं चल इसके लिए आप लोगों को ऐसे दर दर पे भटक के ढूंढ के? जी मैम। अब ये लगा लो जैसे ये एजेंसी है कि इधर पीछे है, तो ऐसे जा रहे तो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। अभी इनके पीछे ही है, उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। इन्होंने दिया? जी मैम, इन्होंने दिया अभी 3।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्रीज को छूट है। उम्मीद बंधी है कि कमी दूर होगी। ऑक्सीजन की स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पर ये मित्तल एयर प्रोडक्ट्स में पहुंचे हैं। आमतौर पर आप लोग क्या इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करते हैं मैडम, और मेडिकल सप्लाई भी करते हैं जी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या आप इंडस्ट्री? हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया है। माननीय डीएम साहब के भी आदेश हैं और माननीय पूरी ड्रग इंस्पेक्टर और माननीय पूरी भारत सरकार की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि आप इंडस्ट्री में ना देके ओनली फॉर पेशेंट के लिए दीजिए। तो हम खाली पेशेंट को ही दे रहे हैं। स्थिति कितनी बुरी है? कितना डिमांड आता है आप लोगों को? स्थिति बहुत गंभीर है मैम इस टाइम, और डिमांड मतलब लोगों में पैनिक ज्यादा है। डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं। जितनी हमारे ऑक्सीजन गैस की दिक्कत नहीं है, जितना कि मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो पैनिक ना हो। जब तक उनकी 90 बिलो या 85 के आसपास से बिलो ना जाए ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर से आदमी देख सकता है, वो चेक करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी पैनिक ना हो। हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं लोग बाग कि हमें जो है प्रिकॉशनली जो है रखने के लिए घर पर, तो हम लोगों के पास डिमांड आ रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अब दैनिक उत्पादन का 60% है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर मांग में बढ़ोतरी हुई। कुछ आपात इस्तेमाल के लिए, कुछ बदहवासी में। एक दिन में कितनी क्वेरीज, आप लोग कितने रिक्वेस्ट आ जाते हैं? अनलिमिटेड क्वेरीज हैं जी। हम तो मतलब मैंने अपने कैरियर में इतनी क्वेरीज कभी मैंने हैंडल ही नहीं कर पाया हूं मैं आज तक, कि बिल्कुल लिमिटलेस क्वेरीज हैं जी। जिसको जरूरत नहीं है वो भी एक स्टोर करके रखने के लिए अपने पास सिलेंडर की डिमांड कर रहा है, जिससे सिलेंडर्स बॉटल, जिसे देखिए आप, जैसे बॉटल से इनकी अवेलेबिलिटी ही खत्म हो गई है। जो सिलेंडर्स है उनकी अवेलेबिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपका मानना है कि होल्ड कर रहे हैं लोग, होल्ड कर रहे हैं। देन हम लोग अगर गैस को अवेलेबल भी करा रहे हैं तो जो इसके साथ में फ्लो मीटर लगता है वो फ्लो मीटर नहीं है। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिलेंडर को उठा के क्लीनिंग करा के मेडिकल में सप्लाई चालू कर दिया है, नो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर जो ह्यूमिडिफायर बोतल के साथ में जो रेगुलेटर लगता है, जिससे हम लोग एफए वाल्व वगैरह लगती है, उसकी बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज है। मास्क अवेलेबल नहीं है, ब्रीदिंग मास्क अवेलेबल नहीं है, स्पैनर्स अवेलेबल नहीं है सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो हम मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमारे एरिया में कमी नहीं है। रेलवे ने भी फैसला किया है कि स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास होगा। हालांकि कोरोना 2.0 में बाकी लक्षणों से ज्यादा शिकायतें सांस फूलने की आती हैं। यही वजह है कि इस लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग इस कदर बढ़ गई। सांसों को अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में यह समझ में आ रहा है कि एक एक सांस की कीमत होती है। इस समय ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि उद्योग को न जाए, सिर्फ इमरजेंसी आपात जो पेशेंट्स हैं उन तक जाए, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही मजदूरों से अपने घरों का रुख करना मजदूरों ने शुरू कर दिया है। आनंद विहार बस अड्डे पर मजदूरों की भीड़ जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से अपनी जान बचाते हुए, अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर एक बार फिर पलायन को मजबूर है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के आनंद विहार पर। आप देख सकते हैं कि देर रात का वक्त है और तमाम मजदूर जो दिल्ली की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वो अब अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये बताइए कि कहाँ पर आप काम करते थे, क्यों आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हो? हम काम दिल्ली में ही नजफगढ़ जिले में कर रहे थे और लॉकडाउन लगने की वजह से अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया, एक हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन कहा है कि एक हफ्ते तक कोरोना के संक्रमण को रोकना है। हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं। सरकार ऐसे कभी एक दिन का, पहली बार भी एक दिन का लगाया था, पहले दिन भी एक दिन का लगाया था, बाद में 21 दिन का, फिर बाद में ऐसे लगातार करीब 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। इस पर हमें सरकार पे विश्वास नहीं रहा है, इसलिए हम अपने घर जाना चाहते हैं समय से। कोरोना से डर है? कोरोना से हमें कोरोना से डर तो है, लेकिन क्या करें, काम करने के लिए निकलना पड़ता है। आप कहाँ काम करते थे? जी मैं नोएडा में। किस चीज का काम करते थे? जी मैं एक्सपोर्ट का।
अच्छा, तो क्यों काम वहाँ पर काम? सर जब खाने को पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, अपने घर पे जाके खेती बाड़ी करेंगे, इससे बढ़िया सर। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पर क्या खाएंगे क्या पियेंगे सर। सरकार ने कुछ करा नहीं, पहले एकदम पहले ऐसे ही लॉकडाउन लगा देता, आज 7 दिन का बोला, फिर 21 दिन का, फिर 3 महीने का। जब पैसे नहीं रहेंगे तो यहाँ रहकर क्या करेंगे, अपने गाँव में जाके खेती बाड़ी करेंगे सर। पहले भी बोला था 1 दिन के लिए, फिर 21 दिन का लगा दिया, फिर 3 महीने का लगा दिया। ना खाने की व्यवस्था ना रहने की व्यवस्था। एक बार ये बताइए कि बसों में बैठ करके जा रहे हैं, कितना किराया दे रहे हैं? 500 रुपए 500 रुपए सर, ऊपर का। 500 रुपए किराया लगता है। नीचे का 700 बताया, ऊपर का 500। पिछली बार जैसे पहली बार 21 दिन का लगाया, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, ऐसे करके उन्होंने कहा कि जल्दी से घर चले जाओ अपने, ना तो यहीं फिर लॉकडाउन में फंस जा सकते हो तुम। चलिए, तमाम मजदूर हैं जो भूखे प्यासे बसों पे छतों पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बार फिर अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, इस उम्मीद को लेकर के कि कहीं एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन ना लग जाए और उनको भूखमरी से अपनी जान जो है वो गंवानी पड़े। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हौसले से हारेगा कोरोना, ये बात हम कोरोना काल के उन मददगारों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने अपने जज्बे से कोरोना को मात देने की ठान ली है। महामारी के दौर में ये लोग दिन रात मरीजों की मदद करने में लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह से उनकी जान बचाई जा सके। सबसे पहले बात वडोदरा के उन 2 डॉक्टर्स की जो मां के अंतिम संस्कार के फौरन बाद अपने काम पर लौट आए। सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। जिंदगी बचाने का ऐसा जज्बा तभी आ सकता है जब किसी शख्स के भीतर मानवीय संवेदनाएं हिलोरे मारे। ऐसे वक्त में जब पूरा सूबा तड़प रहा है, महामारी से शहर की गलियां गर्दिश में हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आफत मची पड़ी है, तो डॉक्टर अपने फर्ज से मुंह कैसे मोड़ सकता है? थोड़े दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। कोरोना की मार से तड़प रहे गुजरात में दर्द की तमाम कहानियां हैं, मगर उन कहानियों के बीच एक कहानी है इन 2 डॉक्टरों की, डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर राहुल परमार। दोनों डॉक्टर वडोदरा के सयाजी अस्पताल में तैनात हैं। डॉक्टर राहुल का परिवार गांधीनगर में रहता है। डॉक्टर राहुल को खबर मिली कि ऐसे बुरे समय में उनकी मां उन्हें छोड़कर सदा के लिए चली गई हैं। एक तो कोरोना मरीजों के बीच अपने फर्ज को अंजाम देते राहुल, उस पर मां के निधन की खबर ने मानो सीने में सुराख कर दिया। जैसे तैसे राहुल ने खुद को संभाला, अस्पताल से गांधीनगर अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। मां का अंतिम संस्कार किया और फौरन वापस वडोदरा लौट आए, इस भरोसे के साथ कि जैसे खुद की मां उन्हें छोड़ गई, वैसे किसी बेटे की मां का उससे साथ न छूटे। डॉक्टर राहुल फिर से लग गए मरीजों की सेवा में। थोड़े दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो वहाँ पे भी मैं कंटिन्यूली यहाँ का जो काम देखते हुए वो भी काम कर रहा था। तो मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है कि अपनी माता जी के देहांत के बाद अभी अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा, डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे फैमिली जो भी रिचुअल्स है वहाँ पे मेरे भाई और पेरेंट्स कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर राहुल जानते हैं कि महामारी की इस मुसीबत भरे दौर में अस्पताल में डॉक्टरों की कितनी जरूरत है और उनके मन का भाव भी यही है कि वो मरीजों के इलाज में लगे रहें। और पूरी टीम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही लोगों की सेवा करता हूँ। कुछ ऐसी ही कहानी इसी अस्पताल की डॉक्टर शिल्पा पटेल की भी है। शिल्पा पटेल को जब जानकारी मिली कि उनकी मां अब दुनिया में नहीं है, तो मानो पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली। मन में अथाह दर्द का समंदर उमड़ आया, ऐसा दर्द जो किसी से कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। मगर फिर भी डॉक्टर शिल्पी ने खुद को संभाला। वो अपनी मां को अंतिम विदाई देने पहुंची और 6 घंटे बाद वापस अपने कर्तव्य पथ पर डट गईं।
यही वजह है कि अस्पताल में तैनात अधिकारी अब इन दोनों डॉक्टरों को सच्चा कोरोना वॉरियर बता रहे हैं। जो हमारे दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल परमार और डॉक्टर शिल्पा पटेल, एसएसजी हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर हैं। वो 1 साल से दोनों काम कर रहे हैं अलग अलग विभाग में। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर शिल्पा ने अपने निजी दुख के समय में भी मरीजों को लेकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और इसका जज्बा अब उन्हें प्रेरणा दे रहा है। तो दोनों डॉक्टर के जो माता जी के अभी कुछ दिन पहले देहांत हो चुके हैं, तो वो दोनों डॉक्टर ने स्पीड में जाकर दोनों उनके माता के जो रिचुअल प्रोसेस को कंप्लीट करके आकर सडनली यहाँ काम करने में लग गए। उनका डेडिकेशन जो है हमारे कोरोना की हॉस्पिटल के प्रति वो बहुत ही सराहनीय है। देश भर के डॉक्टर कोरोना के चलते बिगड़ते हालात को काबू करने में दिन रात एक किए हुए हैं। महामारी के काल में ऐसी कहानियां पूरे समाज के लिए सच्ची प्रेरणा है। ये कहानियां उम्मीद जगाती हैं कि इंसानियत अभी भी बची हुई है। मानवता ही जिंदगी को बचाएगी भी, बनाएगी भी। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ दीपक पाठक, वडोदरा, आज तक। क्या किसी ने सोचा था कि शादियों में टेंट लगाने वाले कोरोना काल में बड़े मददगार बन सकेंगे? ऐसी कहानी आई है सामने गुजरात के सूरत से, जहां कोरोना का संकट बढ़ा तो टेंट बनाने वाले लोगों ने जन भागीदारी से 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, सब कर सकता है वो। महामारी के ऐसे मुश्किल दौर में सूरत में शादी समारोह में टेंट लगाने वालों ने जो किया वो सरकारों को देखना चाहिए, नीति नियंताओं को देखना चाहिए, हर उस व्यवस्था को देखना चाहिए कि अगर इरादा कुछ कर गुजरने का हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सूरत का वराछा इलाका है। सूरत गुजरात के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। यहाँ वराछा में जब कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और मरीजों के लिए अस्पताल बेड और दवाइयों का अकाल पड़ने लगा तो ये लोग सामने आए। ये आप मेरे पीछे एक कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल है और इस स्कूल को यहाँ के जो वो लोग हैं जो शादियों में आपको टेंट मुहैया कराते हैं और समाज के दूसरे तबकों ने मिलकर आइसोलेशन सेंटर खोल दिया है। दरअसल जो सुदूर इलाका है सूरत का, ये 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर एक स्कूल में बना दिया गया, प्राइवेट स्कूल के भीतर 40 बेड, जिसमें 20 बेड पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस हैं। ये शादी समारोह में टेंट लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने इलाके के लोगों की जान बचाने के लिए जन भागीदारी अभियान शुरू किया। जन भागीदारी अभियान के तहत इन लोगों ने एक निजी स्कूल में कोविड सेंटर बनाया। यहाँ इन्होंने 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। जैसे सिटी में मारामारी देखा तो हम लोग ने सोचा कि अपना मंडप एसोसिएशन कुछ करे, मतलब मंडप टेंट मंडप एसोसिएशन कुछ करे। तो हम लोग ने ऐसे स्कूल से बात किया तो वो उसका ग्राउंड दिया और एकता ग्रुप है उसको बोला तो उसने फाइनेंस से थोड़ा सपोर्ट कर दिया। इसकी वजह से हमारे मंडप एसोसिएशन के सभी सभ्यों ने मिलके ये आइडिया किया और ऑक्सीजन बोतल सब बिकट के लिया, फिर यहाँ चालू करा। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा जन भागीदारी से की गई। इतना ही नहीं, आइसोलेशन सेंटर में ही जन भागीदारी से ही 4 डॉक्टर और 20 लोगों को सेवा करने के लिए मौजूद किया गया। हमारे यहाँ 8 डॉक्टर की सेवा चालू है। 2 डॉक्टर परमानेंट यहाँ ही रहेगा 24 घंटा और दूसरे जो MD 4 डॉक्टर है वो यहाँ 2-2 घंटे पे राउंड मारेंगे। ये आइसोलेशन सेंटर मरीजों के लिए फ्री है। यहाँ दवा, ऑक्सीजन और मरीजों के लिए मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि शादी में टेंट लगाने वालों के एसोसिएशन ने ये आइसोलेशन सेंटर 15 लाख रुपए खर्च करके बनाया है। इसके संचालन में 4 लाख रुपए की लागत आएगी। मगर कहते हैं ना कि समय भी वीरों का साथ देता है। इन लोगों ने जब देख लिया कि सरकारें पस्त पड़ गई हैं, तो इन्होंने ठान लिया कि सरकार के भरोसे बैठने से बेहतर है कि अपनों की जान बचाने के लिए खुद सामने आया जाए। लिहाजा ये सामने आए। अब सूरत के इस इलाके में कोविड मरीजों को प्राणदान देने की कोशिशें हो रही हैं।
ये कोशिशें रंग ला रही हैं और मिसाल बन रही हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से भरोसा पैदा होता है कि एक दिन हारेगा कोरोना और जीतेगा देश, क्योंकि बहादुरों ने ठाना है कि कोरोना को हर हाल में जड़ से हराना है। आशुतोष मिश्रा, सूरत, आज तक। कोरोना की पहली लहर के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो हजारों लोगों की मदद कर सोनू सूद ने रियल लाइफ वाले हीरो बन गए। अब आपको लखनऊ के दो ऐसे मददगारों की कहानी बताते हैं जिसके लगातार प्रयास से लोग उन्हें भी सोनू सूद ही बुलाने लगे हैं। कोरोना महामारी की मार से यूपी की राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है, लेकिन संकट के इस दौर में लखनऊ में भी कुछ लोग मददगार बनकर आगे आए हैं। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों के इलाज और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है, और ऐसे समय में लखनऊ के मुकेश बहादुर सिंह लोगों की मदद के लिए अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, और वो भी बिना कोई पैसे लिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से मुकेश बहादुर सिंह सैकड़ों लोगों तक सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। वो खुद बताते हैं कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मशीनरी काम करती है, हमेशा गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है। हम लोगों की भूमिका कैटलिस्ट के तौर पर उनको सपोर्ट करती है। मुकेश बहादुर के इस काम से सबसे ज्यादा मदद पत्रकारों और उनके परिवार वालों को मिली है। विजय बहादुर बताते हैं कि एक पत्रकार के परिवार की जरूरत से ही उन्हें ऐसी पहल की प्रेरणा मिली। वर्तमान परिस्थिति में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखी, वो जो जर्नलिस्ट जिसको हम फ्रंट लाइन वर्कर मानते हैं और कोरोना वॉरियर मानते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जर्नलिस्ट के सामने। तो मीडिया के बहुत सारे ग्रुपों में जब हमने देखा कि जर्नलिस्ट परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो हमने इसको एक टास्क और मिशन की तरीके से लिया। लखनऊ के लोगों के चर्चा में छाए दूसरे मददगार हैं शलभमणि त्रिपाठी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। कोरोना के इस संकट काल में वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होकर लोगों तक सहायता पहुंचाने में लगे हैं। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आ सकता था वो भी रुक रहा है, तो पूरा एक चैनलाइज करके अपने कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ पत्रकार साथियों की मदद से, सबका सहयोग लेके एक हेल्प ग्रुप बना के एक कॉमन ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर मैसेज फ्लोट कर देते हैं कि L1 का बेड चाहिए, L2 का बेड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें कोई न कोई जरूर आ जाता है कि हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि गौरैया प्रयास जो कर सकते हैं इस पूरी महामारी के दौर में, एक बहुत कठिन दौर में, एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन एक सामान्य नागरिक होने के नाते कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। कोरोना महामारी के दौर में ये दोनों जिस तरह से लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हैं, वो किसी देवदूत जैसी पहल से कम नहीं है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।